और मेरा अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। ज्ञानधन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम उस संगठन की गहराई में उतरेंगे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कह सकते रीढ़ बना और जिसने आजाद भारत की शुरुआती राजनीति को भी आकार दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बिल्कुल। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल का नाम नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा आंदोलन है, भारत की कहानी है, एक गुलाम देश से एक आज़ाद मुल्क बनने की। ये उसका बहुत अहम हिस्सा है। हाँ। आज हम इसके जन्म से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो सफ़र है उसको देखेंगे। कैसे ये बनी, फिर कैसे इसकी सोच बदली, कौन इसके मुख्य चेहरे थे, और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें क्या खास है ये भी समझेंगे। तो फिर कहानी शुरू करते हैं इसके जन्म से। बिल्कुल, शुरुआत से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव कब और किसने रखी थी? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसके पीछे एक अंग्रेज का हाथ था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम? हाँ जी, एओ ह्यूम। वो ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस के एक रिटायर्ड अफसर थे। नहीं, एक अंग्रेज ने शुरुआत की, ये बात तो वाकई सोचने वाली है। तो पहला अधिवेशन वो कहाँ हुआ था और अध्यक्ष कौन थे पहले? पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, अब जो मुंबई है, वहाँ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले वैसे पुणे में होना था, पर वहाँ हैजा फैल गया था। अच्छा। हाँ, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। वो कलकत्ता के एक जाने माने वकील थे। और कितने लोग जुड़े थे शुरू में? क्या ये पहले दिन से ही कोई बहुत बड़ी संस्था थी? नहीं, शुरुआत तो काफी छोटी थी। आप देखिए, पहले अधिवेशन में सिर्फ 72 प्रतिनिधि ही शामिल हुए थे। सिर्फ 72? हाँ, सिर्फ 72, जो पूरे भारत से आए थे, अलग अलग जगहों से। इनमें ज्यादातर वकील थे, पत्रकार थे, पढ़े लिखे लोग थे। बड़े नाम भी थे इसमें, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब शुरू से ही जुड़े थे। तो इन 72 लोगों का शुरुआती मकसद क्या था? क्या वो सीधे आजादी मांग रहे थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त आजादी का लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। शुरुआती उद्देश्य तो काफी, कह सकते हैं, नरम थे। एक तो ये कि ब्रिटिश सरकार से बातचीत का एक मंच बन जाए, जो पढ़े लिखे भारतीय हैं उनकी दिक्कतें सरकार तक पहुंचाई जा सकें, और हाँ, प्रशासन में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी मिले। वो ब्रिटिश राज के अंदर ही सुधार चाहते थे बस। मैंने कहीं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ है? हाँ, ये एक काफी चर्चित सिद्धांत है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय, उनका मानना था कि एओ ह्यूम ने ये कांग्रेस तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन के कहने पर बनाई थी। अच्छा। हाँ, मकसद ये था कि भारतीयों में, खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उनमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा, जो असंतोष पनप रहा था, उससे एक नियंत्रित रास्ता दिया जा सके। जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व होता है ना, फालतू भाप निकाल देता है। हाँ। बस वैसे ही कि गुस्सा एक कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकल जाए, कोई बड़ा विस्फोट ना हो। तो क्या इसे अंग्रेजों की एक चाल समझें या इसमें कुछ और भी पहलू हैं? देखिए, हो सकता है कि शुरुआत में अंग्रेजों की सोच यही रही हो, ये संभव है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असलियत ये है कि कांग्रेस बहुत जल्द ही अपने संस्थापकों की जो सोच थी उससे कहीं आगे निकल गई। ये भारतीयों को जोड़ने, उनमें राष्ट्रवाद जगाने और फिर आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा संगठन बन गई। तो अगर ये सेफ्टी वाल्व था भी, तो इसने बिल्कुल उल्टा काम किया। ये ब्रिटिश राज के खात्मे का एक बड़ा कारण बना। समझ गया। तो कांग्रेस का जो शुरुआती दौर था, जिसे नरमपंथी काल कहते हैं, उसमें उनके काम करने का तरीका और उनके लक्ष्य क्या थे? विस्तार से बताएं। बिल्कुल सही। लगभग 1885 से लेके 1905 तक का जो समय है, उसे नरमपंथी या उदारवादी काल कहते हैं। इस दौर के जो नेता थे वो अंग्रेजों के न्याय और उनकी ईमानदारी में भरोसा रखते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी मांगें सलीके से रखेंगे, संवैधानिक दायरे में रखेंगे, तो सरकार मान लेगी। तो वो करते क्या थे इसके लिए? तरीके क्या थे उनके? उनके तरीके थे अर्जियां लिखना, पिटिशंस कहते हैं जिसे, ज्ञापन सौंपना, मेमोरेंडम्स देना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, डेप्यूटेशंस, और लेखों और भाषणों से लोगों को जागरूक करना। वो चाहते थे कि विधान परिषदों में ज्यादा भारतीय सदस्य हों, बड़ी सरकारी नौकरियों में भारतीयों को मौका मिले, सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी हो, ये उनकी एक बड़ी मांग थी, और नमक टैक्स जैसे मुद्दों को भी वो उठाते थे। हाँ,
वे ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी भी दिखाते थे, ये भी सच है। इस दौर के कुछ बड़े नेताओं के नाम याद दिला सकती हैं? जरूर। सबसे बड़ा नाम तो दादा भाई नौरोजी का है। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ, सुना है। उन्होंने ही धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, उन्होंने आंकड़ों से दिखाया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इसने अंग्रेजी राज की जो आर्थिक नींव थी उसको हिला दिया, उसकी पोल खोल दी और राष्ट्रवाद को एक मजबूत आधार मिला इससे। अच्छा। फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब इसी दौर के मतलब नरमपंथी दौर के अहम नेता थे। लेकिन क्या कांग्रेस में सब लोग इस अर्जी दरख्वास्त वाले तरीके से खुश थे? यहीं से शायद कुछ बदलाव की सुगबुगाहट हुई होगी। बिल्कुल, यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 20वीं सदी शुरू होते होते कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा गुट तैयार हो रहा था जिन्हें नरमपंथियों की नीतियों पर, उनके तरीकों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि ये अंग्रेज मांगने से नहीं मानेंगे, आज़ादी या स्वराज के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने होंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हें कहा गया उग्रपंथी या गरम दल। अच्छा, तो नरमपंथी बनाम उग्रपंथी, ये तो कांग्रेस के भीतर ही एक वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, ये दो सोच की टक्कर थी। नरमपंथी चाहते थे धीरे धीरे सुधार हो और अंग्रेजी राज के तहत ही स्वशासन मिल जाए, डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ। वहीं उग्रपंथी स्वराज चाहते थे, मतलब पूरी आजादी। और इसके लिए वो सीधे संघर्ष, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाने को तैयार थे। उनका मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इन उग्रपंथी नेताओं में कौन सबसे प्रमुख थे? किनका नाम सबसे ऊपर आता है? इनकी तिकड़ी बहुत मशहूर हुई, लाल बाल पाल। हाँ, लाल बाल पाल जी। पंजाब से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष भी एक प्रमुख उग्रवादी विचारक थे उस समय। बाल गंगाधर तिलक का वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो भी इसी दौर का है। उसका क्या असर हुआ होगा उस समय? हाँ बिल्कुल। तिलक ने ही वो जोशीला नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये समझिए लाखों भारतीयों के मन की आवाज बन गया था। इसने आजादी की मांग को एक नैतिक बल दिया, एक जुनून दिया। तिलक ने अपने अखबार केसरी, जो मराठी में था, और मराठा, जो अंग्रेजी में था, और गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रवाद को आम लोगों तक पहुंचाया। तो इन दो विचारधाराओं की टकराहट का, मतलब नरम दल और गरम दल की, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हुआ 1907 का सूरत अधिवेशन। यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर और स्वदेशी आंदोलन के प्रस्तावों को लेकर नरम दल और गरम दल में झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस टूट गई, बाकायदा विभाजन हो गया। टूट गए? हाँ, गरम दल वालों को कांग्रेस से निकाल दिया गया। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और राष्ट्रीय आंदोलन भी कुछ वक्त के लिए इससे कमजोर पड़ गया। आपने अभी स्वदेशी आंदोलन का जिक्र किया, ये क्या था और ये क्यों शुरू हुआ था? सूरत विभाजन से पहले। हाँ, ये सूरत विभाजन से ठीक पहले की और उसी दौरान की बात है। स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस और भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास में एक बहुत ही अहम पड़ाव है। इसकी जो तात्कालिक वजह थी वो थी 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन का बंगाल का बंटवारा करना। बंगाल विभाजन? हाँ जी। कर्जन ने तो कहा कि ये प्रशासन की सुविधा के लिए कर रहे हैं, बड़ा प्रांत है, पर असली इरादा था बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसे कुचलना और हिंदू मुसलमानों को बांटना। तो कर्जन का ये दांव क्या सफल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दांव उल्टा पड़ गया। बंटवारे के फैसले से पूरे देश में और खासकर बंगाल में जबरदस्त गुस्सा फैला। लोग सड़कों पर उतर आए, वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। इसी गुस्से और विरोध से निकला स्वदेशी आंदोलन। क्या था इस आंदोलन का तरीका? लोगों ने कैसे विरोध जताया अपना? स्वदेशी का मतलब ही था अपने देश का। तो इसमें 3 मुख्य बातें थीं। पहला, विदेशी सामान का बहिष्कार, खासकर इंग्लैंड के मैनचेस्टर के बने कपड़ों का और लिवरपूल के नमक का। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, दुकानों पर धरने दिए। अच्छा। दूसरा, अपने देश में बनी चीजों यानी स्वदेशी को अपनाना और देश के उद्योगों को बढ़ावा देना। बहुत सी स्वदेशी फैक्ट्रियां खुली, दुकानें, बैंक, बीमा कंपनियां खुली, आत्मनिर्भरता का भाव जगा। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर। अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोले गए।
तो ये सिर्फ सामान का बहिष्कार नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का आंदोलन था। इस आंदोलन ने कांग्रेस और आजादी की लड़ाई को कैसे बदला? इसका क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार कांग्रेस को सचमुच आम लोगों से जोड़ा। इससे पहले कांग्रेस ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे मतलब एलीट क्लास तक ही सीमित थी, लेकिन इस आंदोलन में छात्र जुड़े, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकलीं और कुछ हद तक किसान मजदूर भी जुड़े। इसने आजादी की भावना को शहरों से गांव तक फैलाया। भले ही 1907 में सूरत में कांग्रेस टूट गई, लेकिन स्वदेशी ने राष्ट्रवाद की जो चिंगारी लगाई थी वो आगे चलकर एक बड़ी आग बन गई। और इसी माहौल में फिर महात्मा गांधी की एंट्री होती है भारतीय राजनीति में। बिल्कुल। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में करीब 20 साल गुजार कर भारत लौटे। उनका आना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए और कांग्रेस के लिए भी एक नए युग की शुरुआत थी। गांधी जी ने कांग्रेस का पूरा नक्शा ही बदल दिया, कह सकते हैं। ऐसा क्या खास किया गांधी जी ने? कांग्रेस पर उनका असर कैसे पड़ा? वो क्या बदलाव लाए? गांधी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि कांग्रेस को कुछ खास लोगों की बैठक से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं, करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े। कांग्रेस जन जन की पार्टी बन गई। उन्होंने राजनीति में नैतिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ा। उनके हथियार बिल्कुल नए थे दुनिया के लिए, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह? हाँ, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ चुपचाप सहना नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय, नैतिक और सबसे जरूरी अहिंसक लड़ाई का दर्शन था, एक तरीका था। उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे तरीके दिए जिनसे बिना खून खराबे के ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी जा सके। गांधी जी के नेतृत्व में फिर कौन से बड़े आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया? गांधी जी ने 3 बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए। पहला था 1922 का असहयोग आंदोलन। ये रॉलेट एक्ट और 1919 का जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ था। हाँ, जलियांवाला बाग। जी, इसमें लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, उपाधियां लौटा दी, स्कूल, कॉलेज, अदालतें छोड़ी, विदेशी कपड़ों का जमकर बहिष्कार किया। फिर दूसरा बड़ा आंदोलन? दूसरा बड़ा आंदोलन था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई उस मशहूर दांडी मार्च से जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। फिर तो पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़े, टैक्स देने से मना किया, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए। और तीसरा आंदोलन, सबसे आखिर वाला? तीसरा और आखिरी बड़ा आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों से कहा कि फौरन भारत छोड़ो। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए, पर लोगों ने खुद ही आंदोलन संभाला और ये अंग्रेजी राज के खिलाफ सबसे बड़ा जनविद्रोह साबित हुआ। इन आंदोलनों की अहमियत क्या थी? इनका नतीजा क्या निकला? आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान रहा? इन आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत पर जबरदस्त दबाव बनाया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत अब गुलाम नहीं रहना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने करोड़ों भारतीयों को धर्म, जाति, भाषा, इलाके के भेद भुलाकर एक देश के नाते लड़ना सिखाया। राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, लोगों में हिम्मत आई, आत्मविश्वास भरा कि हाँ, हम लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं। ये सारे बड़े बदलाव और फैसले, जैसा आपने बताया, कांग्रेस के सालाना जलसों यानी अधिवेशनों में ही लिए जाते थे। हाँ, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन अधिवेशनों से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। कुछ खास अधिवेशनों पर रोशनी डाल सकती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे? हाँ, जरूर। वैसे तो हर अधिवेशन अहम था, पर कुछ अपने ऐतिहासिक फैसलों की वजह से मील का पत्थर माने जाते हैं। पहला तो जाहिर है 1885 का बंबई अधिवेशन, जहां कांग्रेस बनी। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और वो 1907 वाला, जहां कांग्रेस टूटी थी? हाँ, 1907 का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ध्यान रहे, घोष बोस नहीं। ये कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में बंटवारे के लिए याद रखा जाता है। इसके बाद कोई और महत्वपूर्ण अधिवेशन? 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत अहम है। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ 2 बड़ी बातें हुई।
एक, नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। जो करीब 9 साल से अलग थे वो वापस मिल गए। अच्छा, वापस मिले। हाँ, और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ। इसमें दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग उठाने का फैसला किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी कोशिश थी उस समय। गांधी जी के आंदोलनों से जुड़े कौन से अधिवेशन खास हैं? 1920 का नागपुर अधिवेशन याद रखना चाहिए। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। यहाँ असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रस्ताव था वो पास हुआ और कांग्रेस के संविधान में भी बदलाव हुए ताकि वो आम जनता का संगठन बन सके, उसकी मेंबरशिप आसान हो। और वो पूर्ण स्वराज वाला? हाँ, वो था सबसे ऐतिहासिक अधिवेशनों में से एक, 1929 का लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट पर हुआ था। अध्यक्ष थे युवा जवाहरलाल नेहरू। यहीं पहली बार कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया, यानी अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी। अब डोमिनियन स्टेटस की बात पीछे छूट गई और ये भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी की याद में हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान उसी दिन लागू हुआ था। बिल्कुल। और भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला किस अधिवेशन में हुआ था? वो था 1942 का बॉम्बे अधिवेशन, जो अब मुंबई है, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, करीब 6 साल। यहीं भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी ने अपना मशहूर नारा दिया, करो या मरो। तो ये कुछ ऐसे अधिवेशन हैं जिनके साल, जगह, अध्यक्ष और मुख्य फैसले अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो इन तमाम संघर्षों, आंदोलनों और इन महत्वपूर्ण अधिवेशनों से गुजरते हुए कांग्रेस ने भारत को आजादी के दरवाजे तक कैसे पहुंचाया? आखिरी पड़ाव क्या था? देखिए, 1940 के दशक तक ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कांग्रेस ही है। वही करोड़ों भारतीयों की नुमाइंदगी करती है। हाँ, मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भी थीं, पर कांग्रेस का आधार बहुत बड़ा था, पूरे देश में फैला हुआ था। उधर दूसरा विश्व युद्ध लड़कर ब्रिटेन भी काफी कमजोर हो चुका था और भारत में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने इसमें क्या भूमिका निभाई? क्या वो निर्णायक मोड़ था? हाँ, कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने ताबूत में आखिरी कील का काम किया। भले अंग्रेजों ने उसे बर्बरता से दबा दिया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पर उन्हें यह समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसने आज़ादी की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा बनी और आखिरकार सत्ता सौंपने की बातचीत शुरू हुई। और फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947। जी हाँ, सालों का लंबा संघर्ष, लाखों गुमनाम बलिदान, बड़े बड़े नेताओं की कुर्बानियां और ख़ास तौर पर गांधी जी के नेतृत्व के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। इस तरह 1885 में सिर्फ 72 लोगों से शुरू हुई एक संस्था दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जननी बनी। तो आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान को हम कैसे समेट सकते हैं? उसे कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच थी, एक छाता थी जिसके नीचे सब आए। उसने अलग अलग सोच, अलग अलग धर्म, भाषा, इलाके के लोगों को एक झंडे के नीचे जमा किया, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, भारत की आज़ादी। उसने सिर्फ आज़ादी नहीं दिलाई, बल्कि आज़ाद भारत में लोकतंत्र की, धर्मनिरपेक्षता की और सामाजिक बराबरी की नींव भी रखी। उसने आधुनिक भारत का रास्ता बनाया। ये उसका सबसे बड़ा योगदान है। वाकई कांग्रेस का इतिहास जानना एक तरह से आधुनिक भारत को समझने जैसा है, और ये भी दिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारों के लोग भी एक साथ मिलकर कितने बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सही कहा। आज भी इसका इतिहास हमें राष्ट्रीय एकता की, लोकतंत्र के मूल्यों की और अपने हक के लिए लगातार शांति से लड़ते रहने की प्रेरणा देता है। तो इस पूरी चर्चा पर हमारे सुनने वाले क्या सोचते हैं? उनकी राय में कांग्रेस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कौन सा था? क्या वो 1885 की स्थापना थी, या 1907 का सूरत विभाजन, गांधी जी का आगमन, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन?
कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग लोगों को क्या सबसे अहम लगता है इस पूरे सफर में। क्योंकि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई कहानी नहीं होती, ये हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की दृष्टि भी देती है। जैसे कांग्रेस का सफर ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा विचार अगर सही नेतृत्व मिले और जनता की भागीदारी हो तो इतिहास बदल सकता है। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या आज के दौर में भी ऐसे आंदोलनों की जरूरत और संभावना है जो देश को एक नई सकारात्मक दिशा दे सके। ज्ञानधन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार स्वतंत्रता संग्राम के एक और महत्वपूर्ण अध्याय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।